नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी है एक ऐसी जगह की जहाँ पर लोगों का इलाज किया जाता था। इलाज मतलब ऐसे लोगों की मदद करना जिन लोगों पर बुरी शक्तियाँ हावी होती थीं। आप सही और आसान भाषा में इसे ये भी कह सकते हैं कि जो लोग आत्माओं से ग्रसित थे, मतलब जिन पर भूत प्रेत का साया हुआ करता था, उन लोगों को इस साये से, इस शक्ति से मुक्ति दिलाई जाती थी। वो आश्रम दो भागों में बटा हुआ था, जिसमें से एक भाग में ये सारे कार्य किए जाते थे और दूसरा भाग बिल्कुल सामान्य रूप से कार्य किया करता था। मतलब जहाँ पर लोग अपने शारीरिक और मानसिक तनाव से मुक्ति पाने के लिए आया करते थे, जो कि योग साधना और जड़ी बूटियों के माध्यम से किया जाता था। इस आश्रम की सबसे खास बात ये थी कि इस आश्रम में ऐसे दो भाग में कार्य किया जाता था। ये बात सारे लोगों को पता भी नहीं थी। ये बात पता नहीं कैसे, लेकिन जिन इंसान को जिन चीज़ों की ज़रूरत होती, मतलब अगर आपको सामान्य इलाज की ज़रूरत है तो आप तक सिर्फ सामान्य आश्रम की ही जानकारी पहुंचती थी, और जिन पर ऐसी किसी शक्ति का प्रभाव है उन तक ऐसे आश्रम में छुटकारा पाने के इलाज के बारे में जानकारी पहुंचाई जाती थी। ये किस तरह से काम करता था, ये बात कभी भी किसी को भी पता नहीं चल पाई, क्योंकि ये आश्रम ऐसे दो भागों में बटा हुआ था। इस वजह से इस आश्रम में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स का इस्तेमाल किया जाता था और वहाँ पर जाने वाले सारे लोग इस रूल को फॉलो भी किया करते थे। इसी आश्रम में अपने सामान्य इलाज के लिए पहुँचा अमन। अमन, जिसकी ज़िंदगी में अमन नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं। वो काफ़ी समय से अपने शारीरिक कष्टों से बहुत ज़्यादा परेशान होने की वजह से अब धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ आगे बढ़ने लगा था। वो अब इतना ज़्यादा परेशान हो चुका था, सालों से दवाइयाँ कराते कराते, कि अब उसका विश्वास पूरी तरह से दवाइयों से उठ चुका था। उसको भी ये बात पता चली कि ऐसा कोई आश्रम है जहाँ पर जाकर रहकर कुछ समय तक अपना इलाज कराने के बाद ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है और सारी बीमारियाँ बिल्कुल गायब हो जाती हैं। फिर ज़िंदगी में दोबारा कभी भी किसी भी मेडिकल इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस बात से मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहूँगी कि मेडिकल लाइन से कोई फ़ायदा नहीं होता, दवाइयों का कोई भी असर नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि हम पर दवाइयों का असर कुछ कम होता है। इसमें भी कहीं ना कहीं आपकी ही विल पावर बहुत ज़्यादा असर करती है। आपके अंदर अच्छे और तंदुरुस्त जीवन की जितनी ज़्यादा चाह होगी, दवाइयाँ उतने अच्छे से असर करती हैं। और इसी वजह से शायद अमन के अंदर की चाह अब धीरे धीरे खत्म हो चुकी थी, और इसी चाह को बढ़ाने के लिए उस आश्रम में वो मदद लेने के लिए गया हुआ था। वहाँ पर पहुँचते ही उस जगह का माहौल, उस जगह की पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करते ही अमन के अंदर जैसे थोड़ी बहुत जान तो ऐसे ही वापस आ गई थी। वो काफ़ी खुश था और अब उसे ऐसा लगने लगा था जैसे उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ यहीं पर हो सकता है। ऐसा शायद वहाँ की पॉजिटिव एनर्जी की वजह से हो रहा था। वो काफ़ी खुश था। उसे भी आश्रम के सारे नियम बता दिए गए थे, लेकिन अमन एक ऐसा लड़का था जिसको कि रात में अक्सर नींद नहीं आया करती थी, और वो रात में हमेशा थोड़ा बहुत उठकर इधर उधर टहलना प्रेफर करता था, जिसके वजह से वो थोड़ा थक जाए और फिर उसे शायद अच्छी नींद आ जाए।
आज पहला दिन ही होने के वजह से उसे यहाँ पर थकावट बिल्कुल नहीं हुई थी। वो काफ़ी एनर्जेटिक फील कर रहा था, जिसके वजह से उसका ऐसा मन हुआ कि उसे अभी नींद तो इतनी जल्दी आने से रही, तो क्यों ना कुछ चक्कर आश्रम के मार लिए जाएं और उसके बाद जब ऐसा लगेगा कि अब नींद आने लगी है तो कमरे में आकर वापस लेट जाया जाए। जबकि उसको ये बात बिल्कुल साफ साफ कही गई थी कि खाना खाने के बाद आपको सीधा सीधा अपने कमरे में जाकर आराम करना है और चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह की कोई भी आवाज़ें हों, आपको अपने कमरे से बाहर किसी भी हाल में नहीं निकलना है। लेकिन अमन ने इन चीज़ों को काफ़ी सामान्य तरीके से लिया था और उसने इन बातों को इग्नोर कर दिया। वो अपने कमरे से चुपचाप बिना कोई आवाज़ किए निकलकर बाहर आ गया और धीरे धीरे दबे पाँव से ही आश्रम के चक्कर लगाने लगा। आश्रम के चक्कर लगाते लगाते उसे काफ़ी अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी और आश्रम के दूसरी तरफ से अजीब सी चीखों पुकार उसे सुनाई दे रही थी और रह रहकर एक अजीब सी रोशनी उसे उस भाग में उठती हुई नजर आ रही थी। उसे ये बात काफ़ी अजीब लगी कि उसे तो आश्रम बस इतनी ही दूर का बताया गया था, फिर वो कौन सा भाग है जो कि देखने से तो आश्रम का ही भाग लग रहा है, लेकिन उसके बारे में कुछ बताया क्यों नहीं गया। ये उत्सुकता अमन को शायद बहुत भारी पड़ने वाली थी। अमन चुपके चुपके धीरे धीरे दबे पाँव से उस भाग की तरफ बढ़ता जा रहा था। वो जैसे जैसे उस भाग की तरफ बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे वो रोशनी और तेज होती जा रही थी। उसके साथ साथ भयानक चीखें, बहुत ज़्यादा अजीब सी दर्द भरी आवाज़ें उसके कानों में इतनी तेज अब सुनाई दे रही थी कि उसके अंदर की उत्सुकता उसे उस तरफ लगातार बहुत तेजी से खींचती चली जा रही थी। जैसे जैसे वो आश्रम के करीब पहुंच रहा था, वैसे वैसे उसके पैर डर के वजह से कांप रहे थे। माथे पर ठंड में भी बड़ी बड़ी पसीने की बूंदें नजर आ रही थीं। फिर भी अमन पता नहीं किस धुन में था, वो उधर आगे बढ़ता ही जा रहा था कि तब तक अचानक उसे पीछे से एक हाथ अपने कंधे पर महसूस हुआ। वो डर के मारे जोर से चीखा और चीखते हुए ही पलटकर जब उसने देखा तो आश्रम का एक कार्य सेवक उसके ठीक पीछे मौजूद था और उसने अमन पर जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम इस तरफ क्या सोचकर आ गए? और वैसे भी कहा गया था ना कि भोजन काल के बाद कोई भी अपने कमरे से किसी भी हालत में बाहर नहीं निकलेगा। तुम क्या सोचकर कमरे से बाहर निकले? वो आदमी अमन को लगातार डांटे जा रहा था, उस पर चीखे जा रहा था, चिल्लाए जा रहा था, लेकिन अमन के कानों में अभी भी वो भयानक चीखें गूंज रही थीं और वो डरता हुआ उस तरफ इशारे करते हुए उस इंसान से कुछ सवाल करने लगा। अमन ने कहा, उधर 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 अजीब सी भयानक सी आवाज़ें आ रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या है, बस मैं देखने के लिए जा रहा था। अमन का इतना कहना ही काफ़ी था। वो इंसान और ज़ोर से अमन के ऊपर चीखते हुए बोला, हाँ आवाज़ें आ रही थी, तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुमको जब साफ साफ आश्रम के सारे नियम बता दिए गए हैं, चाहे जो भी हो जाए तुम्हें कमरे में ही रहना है, रात को कमरे से किसी भी हाल में बाहर नहीं निकलना है, तुमने क्या सोचकर नियम तोड़ा है? और वैसे भी ये बात की कोई माफ़ी नहीं है। कल सुबह तुम्हें मैं अपने सीनियर के सामने प्रस्तुत करूंगा, अब वो ही डिसाइड करेंगे कि तुम्हें यहाँ रहना भी है या तुम्हें यहाँ से अब जाना पड़ेगा। ये सुनते ही अमन थोड़ा सा घबराया और उसने कहा, नहीं नहीं प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं बहुत उम्मीदों के साथ यहाँ पर आया हूँ, मुझे यहाँ रहने दीजिए, मैं आज के बाद से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा।
फिर भी नियम तो नियम होते हैं जिनका पालन करना कम से कम उस आश्रम में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इतना सुनने के बाद उस आदमी ने खुद अमन को ले जाकर उसके कमरे तक छोड़ा और उसने बाहर से अमन के दरवाजे की कुंडी लगा दी। सुबह होने पर अमन का दरवाज़ा खोला गया और आश्रम के कुछ उच्च अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे, जो कि उस आश्रम के नियमों का पालन ना करने वाले लोगों को सारी चीज़ें समझाया करते थे और डिसाइड किया करते थे कि आश्रम के नियम को तोड़ने के बाद आपके साथ क्या करना है। अमन अभी भी उन सब से अपने किए की माफ़ी मांग रहा था और उनके पैरों में गिरकर रोने लगा। अमन ने अपनी सारी हालत सबको समझाई, सबको दया आ गई, क्योंकि वैसे भी ये अमन की पहली गलती थी और अमन उस जगह तक पहुंच नहीं पाया था। इस वजह से सारे लोगों ने ये तय किया कि उसे एक बार तो मौका दे दिया जाए। वैसे भी अमन की हालत काफ़ी ख़राब है, तो उसे इस चीज़ों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, हमारे मदद की ज़रूरत है। ऐसे में इसे यहाँ से निकाल देना इसके लिए अच्छा नहीं होगा। अमन को वहाँ पर रहने की परमिशन दे दी गई, लेकिन पहले से भी ज़्यादा सख्त वार्निंग के साथ कि चाहे जो हो जाए, तुम रात के खाने के बाद किसी भी हालत में अपने कमरे से बाहर बिल्कुल नहीं निकलोगे। अमन ने भी इस बात के लिए हामी भर दी थी। आज से अमन का जो भी इलाज होना था, सारा इलाज शुरू कर दिया गया था। धीरे धीरे अमन की हालत उसे खुद से अंदर से ऐसा महसूस होने लगा था कि सुधर रही है और उसका ध्यान लगाने में भी काफ़ी मन लगने लगा था। अमन, जिसका मन हमेशा भटकता रहता था, अब उसके मन में उसे खुद एक अजीब सी शांति का एहसास होने लगा था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। लगभग एक हफ्ता ऐसे ही निकल चुका था। अमन अब पहले से खुद को बेहतर महसूस करता था। रात में उसे अच्छी और जल्दी नींद भी आ जाया करती थी। लेकिन आज पता नहीं ऐसा क्या हुआ था, अमन की नींद बार बार लगती और खुल जाया करती थी। अमन जब जब उठता तब तब उसे ऐसा लगता जैसे उसके दरवाजे के आगे से बार बार कोई इधर से उधर कर रहा है। लेकिन वो इतनी तेजी में इधर से उधर कर रहा था कि अमन को ये सोचकर काफ़ी अजीब लग रहा था, क्योंकि इंसान की स्पीड इतनी कभी हो ही नहीं सकती थी। अमन का मन अब पहले वाले दिन की चीज़ों पर ना चाहते हुए भी भटकने लगा और अमन उन सारी चीज़ों को आज के हादसे से जोड़ने लगा। ऐसा क्यों हो रहा था? अमन क्यों अपने मन पर काबू नहीं कर पा रहा था? ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि ऐसी शक्तियाँ जब आप तक पहुँचना चाहती हैं या फिर आपको खुद तक पहुँचाना चाहती हैं, तो वो कोई ना कोई जरिया बना ही लेती हैं, चाहे वो आपके मन को कमज़ोर करके हो या फिर आपको खुद के तरफ बिना किसी वजह खींच कर हो। अमन के साथ भी ऐसा ही कुछ होने लगा और अमन ना चाहते हुए भी अपने दरवाजे को खोलकर इधर उधर देखने लगा। अमन ने दरवाजे से बाहर पैर रखने से पहले 3-4 बार आवाज़ें भी दी कि कोई है क्या यहाँ पर, कोई है क्या, जवाब दो, कौन है। लेकिन किसी का कोई भी जवाब बिल्कुल नहीं आया और अमन अब वापस से अपना दरवाज़ा लगाकर सोने की कोशिश करने लगा। मुश्किल से 10 मिनट ही बीते होंगे। अमन की आंख फिर से लग गई थी, लेकिन तभी उसे अपने दरवाजे पर तेज तेज दस्तक सुनाई दी, ऐसे जैसे कोई अभी उसका दरवाज़ा तोड़कर कमरे के अंदर घुस जाएगा। अमन तुरंत तेजी से उठकर अपने बिस्तर पर बैठ गया और लपक कर उसने दरवाज़ा खोलकर देखा। दरवाज़ा खोलकर देखते ही उसके होश उड़ चुके थे
क्योंकि वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था और अमन ने दरवाज़ा खोलने में बिल्कुल देरी नहीं की थी। इतनी जल्दी कोई भी इंसान दरवाज़ा बजाकर कहाँ गायब हो सकता था। अमन को अब फिर से उसी दिन की तरह डर अपने अंदर महसूस होने लगा था। अमन काफ़ी घबराया हुआ था। वो चुपचाप अपने बिस्तर पर आकर लेट गया और थोड़ी ही देर में उसे ये सुनाई दिया कि कोई बहुत तेज तेज उसका नाम पुकार रहा है। अमन ने फिर से दरवाज़ा खोलकर देखा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। लेकिन अमन को जो उसका नाम पुकारा जाना बिल्कुल दरवाजे के बाहर से सुनाई दे रहा था, वो अब उसे उस तरफ से सुनाई दे रहा था जिस तरफ आश्रम का वो दूसरा भाग था। अब अमन को सच में डर लग रहा था, लेकिन अमन को बार बार उसका नाम बहुत तेज तेज पुकारा जाना सुनाई दे रहा था, जिस पर ना चाहते हुए भी अमन के कदम उसी तरफ बढ़ने लगे। इस बार अमन चोरी छुपे उस रास्ते पर नहीं जा रहा था, लेकिन अमन की किस्मत शायद बहुत बुरी थी, जिसके वजह से किसी को भी इस बात का पता तक नहीं चला। अमन थोड़ी देर तक ऐसे ही अपने नाम का पीछा करते करते आश्रम के उस भाग तक पहुंच चुका था। दरवाज़ा बिल्कुल ठीक उसके सामने था, जिस दरवाजे पर उसे अब ताला बंद दिखाई दे रहा था। उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि अगर यहाँ पर ताला बंद है तो अंदर से कौन मेरा नाम पुकार रहा है। और अमन ना चाहते हुए भी उस ताले के पास तक पहुंच गया। अमन के हाथ लगाते ही वो ताला एक झटके से खुल गया और दरवाज़ा भी अपने आप खुल गया, जैसे अमन का कोई अंदर स्वागत कर रहा है। अमन भी बिना कुछ सोचे समझे, ना जाने किस सम्मोहन में बंधा हुआ, उस आश्रम के अंदर प्रवेश कर गया। जैसे ही उसने अपना पहला कदम उस आश्रम के अंदर रखा, उसे बहुत तेज एक हवा का झोंका सा खुद से टकराता हुआ महसूस हुआ और अमन वहीं पर गिर गया। अमन गिरते ही बेहोश हो चुका था। जब सुबह अमन की आंख खुली तो उसने देखा वो अपने बिस्तर पर है और चारों तरफ से लोगों ने उसे घेर रखा है और वहाँ पर वो उच्च अधिकारी भी मौजूद थे, जिन्होंने अमन को आखिरी बार वार्निंग दी थी। वो अधिकारी अमन से कोई बात नहीं कह रहे थे, लेकिन वो जिस नज़रों से अमन को देख रहे थे, लग रहा था ऐसे जैसे उन सबको अमन के ऊपर बहुत ज़्यादा तरस आ रहा हो। उन्होंने ये कहा कि अब तुम्हारे आगे का इलाज यहाँ पर नहीं हो सकता। ये बात सुनते ही अमन घबरा गया। उसने कहा, क्या बात है, आप फिर से मुझे निकाल रहे हैं? मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे कोई तो बुला रहा था, मैंने आवाज़ें भी दी, कौन है, लेकिन कोई मेरे सामने नहीं आया और मुझे तो समझ में ही नहीं आया मैं कब चलकर उस तरफ। जैसे ही इतना अमन ने कहा था, तुरंत उच्च अधिकारी ने उसे शांत होने का इशारा किया और कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हमें पता है तुम्हारा इलाज कैसे होना है या कैसे करना चाहिए, लेकिन अब इस आश्रम में तुम शायद ही रह पाओगे। हम आज की रात तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम्हारा एक टेस्ट लेना चाहते हैं। अगर तुम उस टेस्ट में पास हो गए तो हम तुम्हें यहाँ पर रोक लेंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो तुम्हारा इलाज हम कहीं और से जारी करवाएंगे, हमारे और भी आश्रम हैं। ये बात सुनते ही अमन को इतना तो समझ में आ गया कि अमन का इलाज बंद नहीं हो रहा है, बल्कि उसका इलाज अब दूसरे तरीके से किया जाना है। क्यों और किस लिए, ये बात अमन को नहीं पता थी। अमन ने भी तुरंत हाँ में सर हिला दिया और उसने कहा, मुझे बहुत थकावट लग रही है, मुझे थोड़ा आराम करना है। सारे लोगों ने अमन को
अकेला छोड़ दिया। आज अमन पूरे दिन अपने कमरे से बाहर निकला ही नहीं, ना ही उसने किसी से कोई भी बात की। वो पूरा दिन बस सोता ही रहा और अचानक रात में सबके खाना खाकर कमरे में जाने के बाद अमन की नींद खुली और अमन उठकर बाहर बागीचे में आ गया। वो आश्रम ऐसा था जहाँ पर इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी रखा गया था, पाला गया था, और वो जानवर दिन हो या रात हो वहाँ वैसे ही बागीचे में हमेशा घूमते रहते थे। अमन को जानवरों से काफी डर लगता था, चाहे वो पालतू जानवर ही क्यों न हो। अमन ने आज तक कभी भी किसी भी जानवर को ना तो छूने की कोशिश की और ना ही उनके आसपास जाने की कोशिश की थी। लेकिन आज अचानक अमन को पता नहीं क्या हो गया। वो वहां पर घूम रहे एक खरगोश के पीछे पीछे तेजी से दौड़ लगाने लगा और दौड़ लगाने के कुछ ही देर बाद एक खरगोश की जोर से चीख निकली और तभी आश्रम का एक सेवादार जब वहां पर आया तो वो नज़ारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे, क्योंकि अमन ने उस खरगोश को जान से मारकर अब वो उसे वहीं बागीचे में बैठकर कच्चा कचर कचर की आवाज के साथ चबाए जा रहा था। उसके हाथ में, कपड़ों पर, मुंह पर पूरी तरह से उस जानवर का खून लगा हुआ था। ये दृश्य देखते ही उस सेवादार को समझते देर नहीं लगी कि अमन के साथ क्या हो चुका है। वो भागकर तुरंत आश्रम में गया और बाकी के लोगों को बुलाकर वहाँ लेकर आया। जब वो वहाँ पर उन्हें लेकर आया तो वहाँ का दृश्य अब काफ़ी खौफनाक हो चुका था, क्योंकि अमन ने वहाँ पे लगभग 6-7 खरगोश मारकर इतनी ही देर में खा लिए थे और वो ज़मीन पर बैठकर ज़मीन को अपने नाखूनों से बहुत तेज़ी के साथ खोदे जा रहा था। ये दृश्य देखकर सारे लोग अमन से अब डर चुके थे, लेकिन जो वहाँ के सबसे ज़्यादा जानकार गुरुजी थे वो आगे बढ़कर आए और उन्होंने अमन के सर के ऊपर हाथ रखकर कुछ मंत्र बुदबुदाए। मंत्रों को बुदबुदाते ही तुरंत अमन वहीं पर ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गया। उन्होंने बाकी लोगों की मदद से अमन को अब उस आश्रम के दूसरे भाग में पहुंचाने का निर्णय किया। जब वो लोग वहां पर अमन को लेकर जाने लगे, वहां के जो गुरुजी थे उन्होंने अमन को अंदर लेने से साफ साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि अब इसके अंदर जो आत्माएं हैं उन आत्माओं से छुटकारा दिलाना शायद मेरे बस की भी बात नहीं होगी, क्योंकि इन अतृप्त आत्माओं को मैंने बहुत मुश्किल से कैद कर रखा था, जो कि इस लड़के की गलती के वजह से आज़ाद हो गए हैं और उन्होंने अब इसका शरीर चुन लिया है। ये शरीर वो शायद ही छोड़ कर जाएंगे, वो हर हाल में इसे लेकर ही जाएंगे और अगर हमने उन्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश की तो हो सकता है वो ये पूरा का पूरा आश्रम बर्बाद कर दें। ये बात सुनकर सारे लोग डर चुके थे, लेकिन सबका यही कहना था कि ये जो भी हुआ है ये हमारे आश्रम में हुआ है तो जिम्मेदारी हमारी है, इस वजह से हम इस लड़के को ऐसे नहीं छोड़ सकते। गुरुजी को भी ये बात सही लगी, इसलिए उन्होंने अमन को अंदर ले लिया। अमन को अंदर लेते ही उन्होंने तुरंत अमन का अपने तरीके से इलाज करना भी शुरू कर दिया, लेकिन उनके इलाज से अमन की हालत सुधरने के बजाय बद से बदतर होती जा रही थी। शायद अमन के शरीर पर जिस आत्मा ने कब्जा किया था वो वहाँ की सारी आत्माओं में सबसे शक्तिशाली आत्मा थी, जिसके कैद में वहाँ की बाकी अतृप्त आत्माएं भी थीं, जिसके वजह से अमन के शरीर पर अब कम से कम 50 आत्माओं ने कब्जा कर लिया था।
अमन की हालत बहुत बदतर होती जा रही थी। सारे लोग हर तरह से उसकी जान बचाने में लगे हुए थे। सब लोगों ने सारी अपनी अपनी विद्या उसके ऊपर आजमानी शुरू कर दी थी, लेकिन अमन इतना शक्तिशाली हो चुका था जिसके वजह से उसे कंट्रोल में रखना भी उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था। आखिरकार थक हार कर सब ने अब अपने हाथ खींच लिए थे। फिर गुरुजी ने एक साधना करने की ठानी और उस साधना के जरिए उस आत्मा से उन्होंने संपर्क किया। उस आत्मा ने ये बात साफ साफ बता दी कि वो इसका शरीर बिना लिए यहाँ से जाएगा ही नहीं, और अगर किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश की तो उसका भी हाल इसके जैसा ही होगा। ये बात सुनकर गुरु जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने उसकी शांति के लिए, उसकी मुक्ति के लिए उसे कई सारे मार्ग दिखाने की कोशिश की, लेकिन वो आत्मा इतनी हठी थी जिसके वजह से उसने यही कहा कि मेरी मुक्ति तभी होगी जब मैं इसका शरीर लेकर यहाँ से जाऊँगा। सिर्फ एक रात में ही अमन की हालत इतनी बदतर हो चुकी थी कि जिसको देखकर सबको समझ में आ रहा था कि अमन के पास अब ये रात सिर्फ और सिर्फ आखिरी रात ही बची है। फिर गुरु जी ने भी ये सारी बात सारे लोगों को समझा दी और अमन को एक कमरे में बंद कर दिया। उस कमरे में बंद करने के बाद अब उस आत्मा ने पूरी रात अमन को तड़पाना शुरू किया और वो अमन को अलग अलग तरीके से टॉर्चर किए जा रही थी। ये सारा नज़ारा सारे लोगों के सामने था, लेकिन कोई भी चाह कर भी कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उन सबको वहाँ बाकी जो लोग अपनी मुक्ति के लिए आए थे उन लोगों की चिंता थी। फिर भी मुख्य गुरु ने बिल्कुल भी हार अभी तक नहीं मानी थी। वो अपने हिसाब से जो भी साधना कर सकते थे वो उन साधनाओं को जारी रखे हुए थे, लेकिन कुछ आहुतियों के बाद ही उनके कमरे में भी अजीब अजीब सी चीज़ें होने लगी और उन अतृप्त आत्माओं ने अब गुरु जी को भी धमकाना शुरू किया कि तुम अभी के अभी ये हवन बंद कर दो, वरना तुम्हारा ये आश्रम आज रात ही पूरी तरह से तबाह कर दिया जाएगा। आश्रम के तबाह होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन वहाँ के जो बाकी के लोग थे, जो लोग वहाँ मदद के लिए आए थे, उन लोगों का सोचकर गुरुजी ने आखिरकार वो हवन बंद किया। उनके उस हवन के बंद करते ही अमन ने अपने प्राण त्याग दिए। अमन की हालत बहुत बुरी थी और अमन ने प्राण त्यागते ही उसका शरीर भी वहाँ से कहीं गायब हो चुका था। उन आत्माओं ने आश्रम में अभी तक जो तबाही मचाई थी, वो सारी तबाही का मंजर देखकर ही वहाँ के सारे लोग डर चुके थे, लेकिन गुरुजी को ये आभास हो चुका था कि वहाँ से कई सारी अतृप्त आत्माएं अब जा चुकी हैं। फिर गुरुजी ने एक बार फिर से वहाँ का शुद्धिकरण करके जो सामान्य लोगों की मदद करने के लिए जैसी पूजा, जैसी विधि वहाँ पर चलती थी, वो अगले दिन से ही शुरू कर दिया। वहाँ सब कुछ पूरी तरह से सामान्य हो चुका था। इस आश्रम में भी अमन की मृत्यु की खबर पहुँच चुकी थी, जो कि सिर्फ और सिर्फ गुरुओं को ही पता थी। इस वजह से ऐसी बड़ी घटना होने के बाद अब सारे गुरुओं ने मिलकर ये तय किया कि ये 2 भाग का आश्रम अब इस तरीके से बांट दिया जाए कि किसी भी हाल में इस आश्रम के लोगों को वो आश्रम ना तो दिखाई दे और ना ही उस आश्रम के लोगों को ये आश्रम दिखाई दे, क्योंकि इस पार से उस पार जाने की इतनी बड़ी सज़ा होगी, ये बात तो उन लोगों को भी
नहीं पता थी और उन लोगों ने एक ही दिन के अंदर दोनों आश्रम के बीच में ऐसा बंटवारा किया कि दोनों आश्रम पूरी तरह से अलग हो चुके थे। एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाने का कहीं कोई रास्ता बिल्कुल नहीं छोड़ा गया था और दोनों आश्रम में हमेशा की तरह जैसे लोगों की मदद की जाती थी वो मदद आज भी जारी है। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि मुझे आपके बहुत सारे प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और थैंक यू सो मच मेरे उन सारे दोस्तों को जिन्होंने हमेशा मेरे हर अच्छे बुरे समय में मेरा साथ दिया है। मैं आप सब से आगे भी यही उम्मीद रखूंगी कि आप सब अपना साथ और प्यार हमेशा मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।